नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसीज से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर जो बड़ा बयान दिया है उसकी चर्चा करें। ट्रंप ने गुरुवार को कतर की राजधानी दोहा में बिजनेस लीडर्स के साथ कार्यक्रम में कहा कि भारत ने हमें ट्रेड में जीरो टैरिफ डील की पेशकश की। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा कि भारत में फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत नहीं। क्या अमेरिकी सामानों पर अब नहीं लगेगा कोई टैरिफ? जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज बात करेंगे भारत के टेलीकॉम सेक्टर की, जो इस वक्त हॉट केक बना हुआ है। खबरें ये आ रही हैं कि अमेज़न की कुइपर भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए कंपनी ने हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से संपर्क किया है। सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर जंग की शुरुआत हो गई, लेकिन इससे आम लोगों को कैसे फायदा होगा समझने की कोशिश करेंगे। अंतिम में बात होगी मुकेश अंबानी की। दोहा में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने मुलाकात की। रिलायंस इंडस्ट्रीज कतर के साथ कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल का बिजनेस करती है। कतर, सऊदी अरब और यूएई में रिलायंस का लंबा चौड़ा कारोबार है। अब ट्रंप मुकेश अंबानी की मुलाकात के क्या मायने हैं, इसको भी आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। ट्रंप ने गुरुवार को कतर की राजधानी दोहा में बिजनेस लीडर्स के साथ कार्यक्रम में भारत को लेकर बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कार्यक्रम में कहा कि भारत ने हमें ट्रेड में जीरो टैरिफ डील की पेशकश की। उन्होंने कहा कि भारत हमसे ट्रेड में कोई चार्ज नहीं लेने को तैयार है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा है कि भारत में फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत नहीं है, इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है। प्रवीण सर, इस बयान का मतलब क्या है? अमेरिका फर्स्ट नीति से किसका भला होगा? नहीं, देखिए, इसमें दो पहलू हैं, दो अलग अलग खबरें हैं। एक खबर है कि ट्रंप ने जो कहा है कि भारत तकरीबन जीरो टैरिफ के लिए तैयार हो गया है बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे। एक खबर ये है। दूसरी खबर जो ट्रंप की जो टिम कुक की कंपनी एप्पल को लेके है, उसको लेके बात है। अब जो ट्रंप कह रहे हैं कि भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने को तैयार है और भारत ने ये प्रस्ताव रखा है कि वो अपने जो अमेरिका के प्रोडक्ट्स जो भारत आएंगे उन पर तकरीबन जीरो टैरिफ लेने के लिए तैयार है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। और एक तरफा जिस तरह से ट्रंप कई बार फैसले करते हुए, कई बार ऐलान करते हुए दिखाई देते हैं, चाहे अभी भारत पाकिस्तान के बीच की जंग हो जिसमें उन्होंने सबसे पहले ये कह दिया कि मैंने पूरी रात मध्यस्थता की, बातचीत की और एक बड़ी एक क्राइसिस थी उसको बचा लिया दोनों देशों के बीच में, और मैंने दोनों देशों के बीच में सीज फायर कराने में सफलता हासिल कर ली जी। सरकार ने साफ तौर पे इस बात से इनकार कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग हुई और जिसमें मीडिएशन में किसी देश का हाथ नहीं था, भारत और पाकिस्तान ने आपस में बात की और आपस में सीज फायर किया। तो ट्रंप वहां पे एक तरह से उनकी बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। अब उन्होंने ये कह दिया कि भारत ने प्रपोजल रखा है कि साहब हम सारे प्रोडक्ट्स पे जीरो टैरिफ रखेंगे। हालांकि कितने प्रोडक्ट्स हैं, क्या है, इसका अभी खुलासा नहीं है, तय नहीं है। भारत की तरफ से जो मीडिया कुछ खबरें आ रही हैं जिनमें ये कहा गया है कि भारत ने साफ तौर पर कहा है कि अभी भारत ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया जिसमें वो जीरो टैरिफ लेने की बात कर रहा हो। तो अब फिर एक बार बात यही आ गई कि क्या ट्रंप अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी बोल रहे हैं जिनको लेके अभी कोई राय नहीं बनी है। 17 तारीख से इसी आपके पीयूष गोयल 4 दिन के लिए अमेरिका के दौरे पे हैं, जहां उनकी फिर अमेरिकी अफसरों से एक और राउंड की बातचीत होनी है। एक राउंड की बातचीत उनकी पहले हो चुकी है, कुछ एक महीने पहले लगभग। अब फिर बात होगी वहाँ किन प्रोडक्ट्स को लेके बात निकल के आती है, भारत किन प्रोडक्ट्स पे जीरो ड्यूटी या मिनिमम ड्यूटी लेने के लिए तैयार है, वो देखना होगा। भारत की तरफ से फिलहाल इस बात की तरफ से इनकार करने की खबरें हैं सोर्सेज के हवाले से कि भारत ने किसी तरह का जीरो ड्यूटी का प्रस्ताव नहीं रखा है। क्योंकि अगर भारत ऐसा करता है तो एक और चीज़ भी है
कि फिर अमेरिका उन प्रोडक्ट्स पे जो भारत से अमेरिका जा रहे हैं वो रेसिप्रोकेट करे। वहां उन प्रोडक्ट्स पे जीरो ड्यूटी अगर अमेरिका लेता है तो भारत उन प्रोडक्ट्स पे जीरो ड्यूटी कर सकता है। लेकिन इसमें अभी डिटेल्स बाकी, किन प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, क्या एग्री सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं, क्या फार्मा सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं, क्या मशीनरी सेक्टर के या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं वो डेयरी सेक्टर के हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कितना टैरिफ अभी था उन पे और अब कितना टैरिफ लगने जा रहा है, क्या जेम्स एंड ज्वेलरी, अपैरल जैसे दूसरे जो, या स्टील एंड एल्यूमिनियम है जिनका अच्छा खासा एक्सपोर्ट है अमेरिका को, क्या वहाँ पे अमेरिका जीरो टैरिफ की फैसिलिटी इंडिया को देने को तैयार है? तो ये कुछ एक बड़े सवाल इस बात से जुड़े हुए हैं। प्रवीण सर, हाल में ही हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि भारत ने प्रस्ताव दिया है WTO के माध्यम से कि हम स्टील और एल्युमिनियम पर ना अतिरिक्त हम लोग टैक्स लगाएंगे। उसके बाद ये खबरें आना ट्रम्प साहब के तरफ से कि जीरो टैरिफ लगाया जाएगा। प्लस इसी के साथ मेरा एक दूसरा सवाल है कि लगातार जब हम लोग ये पूरे क्राइसिस को देख रहे थे, समझ रहे थे, उसमें ये बातें भी सामने आ रही थी कि भारत के साथ सबसे पहला ट्रेड डील होता हुआ दिख सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका ने सबसे पहले यूके के साथ किया सर, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट भी कीजिएगा। उसके बाद नंबर आ गया चीन का, और भारत के साथ लग रहा है कि कहा जा रहा है कि निर्मला सीतारमण जब उस समय गई थी तो अक्टूबर नवंबर के आसपास होता हुआ दिख रहा है। तो क्या कुछ पेंच फंस गया क्या सर? नहीं, पेच नहीं फंसा। भारत की और अमेरिका की बातचीत चल रही है। जैसा मैंने कहा है कि दोनों देश अभी फिर 17 तारीख से एक दौर की बातचीत शुरू होगी। और अभी मिशिगन में जब थे अमेरिकी राष्ट्रपति, जो 3 दिन का उनका दौरा मिडिल ईस्ट का या वेस्ट एशिया का शुरू हुआ, उससे ठीक पहले मिशिगन में उन्होंने इस बात का बयान दिया कि भारत की और अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर बातचीत बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छी रफ्तार से ये आगे चल रही है। तो ये उन्होंने बात की। दूसरी बात जो आपने कहा, सबसे पहली डील, देखिए सबसे पहली डील भले यूके के साथ हुई, यूके बड़ी इकोनॉमी है और अमेरिका का दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई अलायंस पार्टनर है तो वो यूके है। ओके, यूके और इजराइल, तो ये 2 देश हैं। यूके के साथ जाहिर तौर पर यूके एक बड़ी इकोनॉमी है, तो उनके साथ उनकी ट्रेड डील अमेरिका की हो गई, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी नहीं है। तीसरी बड़ी चीज़ ये है कि यूके ने खुद को यूरोपियन यूनियन से कई साल पहले खुद को अलग कर लिया है। तो अब यूरोपियन यूनियन के साथ डील अलग है, यूके के साथ अलग डील है, तो यूके के साथ डील करना अमेरिका के लिए उस लिहाज से आसान था जी। जैसा इंडिया और यूके की डील हो गई। अभी इंडिया और यूरोपियन यूनियन की डील, ट्रेड डील नहीं हुई जी। अब बात आ जाती है चीन के साथ। चीन के साथ अभी कोई ट्रेड डील नहीं हुई है। चीन के साथ केवल रेसिप्रोकल टैरिफ का जो मसला था उस पे एक पॉज लगा है। उस पे दोनों देश इस बात के लिए तैयार हुए हैं कि जो 90 दिन का पॉज है, इसमें दोनों देश 115% के टैरिफ अपने वापस लेंगे। और जो बचा टैरिफ है, यानी अमेरिका चीन के सामानों पे 30% टैक्स लेगा और चीन अमेरिकी सामानों पे 10% का टैक्स लेगा। तो ये वस्तु स्थिति है। इसके बाद बड़ी इकोनॉमी इंडिया ही है और बहुत जल्दी हो सकता है दोनों देशों के बीच कम से कम एक फेज की ट्रेड डील हमको होती हुई नजर आए। लेकिन यहां जो आपने एक दूसरी जो बात कही कि टिम कुक को लेकर जो बात उन्होंने कही, सर इसके रिलेटेड मैं आपको बोल रहा हूं कि अब मैं लाइन बाय लाइन आपको बता रहा हूं कि उन्होंने क्या बात की है। टिम कुक से ट्रम्प साहब ने कहा है कि आप $500 अरब की कंपनी बना रहे हो, लेकिन अब मैं सुन रहा हूं कि आप भारत में कारखाने बना रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप भारत में बनाओ, अगर आप भारत की मदद करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन भारत दुनिया के सबसे ज्यादा टैरिफ वाले देशों में से एक है, वहां बेचना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। भारत ने हमें एक सौदा दिया है जिसकी बात आपको कर दी। ये कहना कि वहां तुम मतलब बनाओ, और ये पूरी प्रोसेस को डिरेल करने वाली बात है सर। ट्रम्प देखिए पूरा जो कारोबार है या पूरा जो व्यवस्था है, जो ऑर्डर है, उसको अपसाइड डाउन कर देना चाहते हैं। मतलब सीधी चीज को उल्टा कर देना। तो ये करके तो उन्होंने देख ही लिया, उनकी इकोनॉमी जो है 0.3% से श्रिंक भी हुई, उसके बावजूद भी ये नहीं पलटते हुए दिख रहे हैं। नहीं, उन्होंने इस जो ये बयान दिया उसमें एक उन्होंने बात और कही है। उन्होंने कहा है कि एप्पल तैयार है इस बात के लिए कि वो अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करेगा। अभी तक एप्पल का क्या है कि एप्पल चीन में या और कुछ जो साउथ ईस्ट एशियाई कंट्रीज हैं वहाँ पे अपने ज़्यादातर प्रोडक्ट्स बनाता है, चाहे आईफोन हो या एप्पल वॉच हो या दूसरे प्रोडक्ट्स हों। उसके बाद जब चीन से सप्लाई चेन को शिफ्ट करने का मौका आया तो एप्पल ने और उसके जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे फॉक्सकॉन हो या दूसरे विस्ट्रॉन जैसे हों, उन्होंने भारत में अपने प्लांट लगाए और भारत में टाटा जैसी कंपनियों के साथ अपने टाई अप करके जेवी बना के। और अभी सिचुएशन ये है कि अमेरिका में बिकने वाले बड़ी तादाद में आईफोन भारत के हैं,
आने वाले कुछ सालों में अमेरिका में बिकने वाला हर आईफोन इंडिया का बना हुआ होगा। और ट्रंप की समस्या ये है कि ट्रंप ये चाहते हैं कि जो अमेरिकी लोगों को प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स अमेरिकन खरीद रहे हैं, वो कम से कम अमेरिकी धरती पर बने हुए होने चाहिए। ये एक मोटे तौर पर उनकी फिलॉसफी समझ में आती है। अब उनको पता चल गया कि एप्पल तो बड़े पैमाने पे इंडिया में माल बना रहा है, मेड इन इंडिया, जो भी फ़ोन आ रहा है अमेरिका में मेड इन इंडिया है, तो उनको ये बात जाहिर तौर पर समझ में आई होगी कि भाई ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को अमेरिका में ही बनाए। जी। लेकिन अमेरिका में बनाने की जो समस्या है वो फिर आपका लैपटॉप से लेके बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हों, बाकी मोबाइल फ़ोन हो या बाकी दुनिया के अप्लायंसेस हों, उनको लेके आ जाती है, जिसके सारी की सारी फैक्ट्रियाँ बड़े तौर पर चीन में लगी हुई हैं। जी प्रवीण सर, अब मेरा अगला सवाल है कि चाइना वन पॉलिसी की मैं बात भी कर रहा था। नहीं, लेकिन मैं उसमें जी, एक प्लीज। बस पॉइंट और जोड़ूंगा। अमेरिका के पास जो सवाल हम बार बार अपने अलग अलग मनी सेंट्रल में डिस्कस करते हैं, क्या अमेरिका के पास वो सप्लाई कैपेसिटी चेन है? को तैयार करने की हैसियत है? क्या वहाँ इस पैमाने पर वर्कफोर्स है? सस्ते? क्या वहाँ सस्ता लेबर अवेलेबल है? ये कुछ ऐसी बड़ी दिक्कतें हैं जो अमेरिका को फेस करनी पड़ेंगी अगर अमेरिका दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, और इतना जल्दी बनना चाहता है। सर, चाइना वन पॉलिसी की बात हम लोग कर रहे थे, मनी सेंट्रल में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। कहा जा रहा था कि चाइना से जो चीज़ें हटेंगी वो भारत में शिफ्ट होकर या उसके आसपास के देशों में अब शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग। क्या इस कहानी में उसको भी ऐड करके देखना चाहिए, जिस तरह से कहा जा रहा है ट्रंप के द्वारा भी कि अब भारत मत जाओ, वहाँ मत लगाओ, तो इससे क्या इसका इम्पैक्ट जो है और दूसरी कंपनियों पर भी देखने को मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल देखने को मिल सकता है। अमेरिका, ट्रंप कुछ भी कह सकते हैं, एक बात तो ये समझ लीजिए, कभी भी कह सकते हैं, और कभी भी कुछ भी कही हुई, किसी भी कही हुई बात से वो पलट भी सकते हैं। हम चीन को लेके या दुनिया के दूसरे देशों को लेके, उन्होंने 2 अप्रैल को लिबरेशन डे मनाया और बड़े लंबे चौड़े तरीके से उन्होंने सारे टैरिफ का ऐलान किया पूरी दुनिया पे, और उसके बाद कुछ ही दिनों के भीतर उन्होंने पूरा पॉज लगा दिया और कह दिया कि ये सारे जो टैरिफ हैं ये सस्पेंडेड हैं 9 जुलाई तक के लिए, 90 दिन के लिए। फिर चीन के लिए अड़े रहे कि नहीं, चीन के साथ तो किसी तरह की डील कर पाना ही मुश्किल है, चीन के साथ कोई डील नहीं होगी। चीन ने लंबे वक्त तक एब्यूज़ किया है, डिकेड्स तक एब्यूज़ किया है अमेरिकन सॉफ्ट पॉलिसीज़ का। अब हम चीन को कैसे रियायत दे सकते हैं? फिर समझ में आएगा, पूरी दुनिया के जानकार अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि साहब आप न सिर्फ अपनी इकोनॉमी को ले डूबेंगे बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ले ट्रंप डूबेंगे। को माना जाता है कि तो खुद ही बिजनेसमैन माने जाते हैं। ट्रंप टावर बनाते रहते हैं यहाँ भारत में। इसके अलावा इनके जो पूर्वज, इनके पिताश्री जो हैं वो भी बिजनेस थे, रियल एस्टेट के टाइकून हुआ करते थे। ये कैसे नहीं समझ पा रहे बिजनेस का चाल ढाल ये सब? नहीं तो वो तो अब रियल्टी के धंधे में है ना जी। तो वहाँ ना तो उनको कुछ एक्सपोर्ट करना ना इम्पोर्ट करना है। आप जिस देश में गए वहाँ पे आपने जमीन खरीदी और बिल्डिंग। बिजनेस माइंडसेट तो है ना सर, इस तरह से ये गलतियां करना। वो असल में ना अमेरिका बहुत रेडिकल रिफॉर्म लेके आने की कोशिश में है। एक मोहम्मद बिन तुगलक करके हुआ करते थे भारत के इतिहास में, मेडिवल हिस्ट्री को जब आप देखेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले गए थे, और उसमें जो है पूरा श्रम उसकी, अगर आप कभी हिस्ट्री में जाके किस्से पढ़ेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है कि उन्होंने बड़ा ब्लंडर किया, राजधानी को यहाँ से वहाँ शिफ्ट होकर लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, लोगों की मौतें हुई, और बड़ी पूरा उन्होंने चर्निंग एक तरह की अपसाइड डाउन कर दिया उन्होंने और समस्या पैदा की। तो वो दिल्ली से दौलताबाद वाला जो एक किस्सा है वो सटीक बैठता है। वो कहानी ही ऐसे मसलों के लिए कही जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक हैं मौजूदा दौर के डोनाल्ड ट्रंप, वो वही करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि क्या ये वाकई फ्रूटफुल साबित होगा अमेरिकी इकोनॉमी के लिए या नहीं। तमाम ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट कहिए, इकोनॉमिस्ट कहिए, उनके खुद के सलाहकार, जब ट्रंप की जो पॉलिसी जब आई थी, टैरिफ पॉलिसी, उनके खुद के जो रिपब्लिकन्स थे वो खुद नाराज हो गए थे सर। वो कह रहे थे कि क्या स्टेप आप ले रहे हैं, उसके बावजूद भी ये नहीं समझ पा रहे हैं। तो देखिए, ट्रंप के पास 4 साल का वक्त है। 20 जनवरी से घड़ी की काउंटडाउन शुरू हो गया अगले 4 साल के लिए। ट्रंप चाहते हैं कि अच्छा उसके बाद उनको टर्म मिलना नहीं, क्योंकि उनका 8 साल का टेन्योर पूरा हो जाएगा। ट्रंप का एक अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति 8 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता। 4 साल का पीरियड वो बाइडन के पहले कराए हैं, 4 साल ये हैं। 8 साल के अब मौजूदा 4 साल बचे उनको। 4 साल में अमेरिका को वो ग्रेट बना देना चाहते हो, चाहते हैं कि अमेरिका के इतिहास में मेरा नाम ऐसा दर्ज हो जाए कि जिसने अमेरिका को फिर से ग्रेट बना दिया। लेकिन अभी के जो जितना रेडिकल चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी के माहौल में लगता यह है कि अगर वो
सुधार वाले करेक्टिव स्टेप्स नहीं उठाते हैं तो कहीं अमेरिकी इकोनॉमी को ले डूबने के तौर पर नाम में या उसके अगुवा के तौर पर उनका नाम इतिहास में दर्ज ना हो जाए मोहम्मद बिन तुगलक की तरह। जी, लेकिन एक अच्छी खबर ये है सर कि ट्रंप के इस ऐलान से हमारे भारतीय शेयर बाजार में रौनक आ गई। सेंसेक्स जो है 1200 अंक चढ़कर 82,531 पर क्लोज हुआ है, तो निफ्टी ने भी 6 महीने बाद 25,100 के लेवल को पार किया है। आज देखिए ऑटो, मेटल और रियल्टी शेयर्स में सबसे ज़्यादा जो है खरीदारी देखने को मिली। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोजेक्ट कुइपर की। अमेजन की कुइपर भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए रेगुलेटरी से क्लियरेंस मांग रहा है। भारत में अपनी सर्विसेज शुरू करने के लिए कंपनी ने हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से संपर्क किया। कंपनी ये जानना चाहती है कि प्रोजेक्ट कुइपर को लेटर ऑफ इंटेंट मिलने में कितना वक्त लगेगा। इकोनॉमिक टाइम्स की खबरों के मुताबिक कुइपर भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम स्थापित करना चाहती है, जिसके लिए वो मुंबई और चेन्नई में 10 गेटवे स्टेशन और 2 प्रमुख बिंदु बनाने की योजना बना रही है। सर, कुइपर के आने से टेलीकॉम सेक्टर में क्या बदलाव होगा? किन किन कंपनियों को टक्कर मिलने वाली है? देखिए, इसमें स्टारलिंक पहले से है जिसको कि लेटर ऑफ इंटेंट टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से मिल गया है जी। अब इसमें नई एंट्री है अमेजॉन की, जेफ बेजोस की कंपनी की, जो कि सेटकॉम में आना चाहते हैं। सेटकॉम ओवरऑल आपको अगर अगले 2, 3 या 4 साल की बात अगर आप करेंगे तो वहाँ पर सेटकॉम पूरी तरह से भारत के टेलीकॉम सेक्टर का पूरा लैंडस्केप बदलने वाला साबित हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तीनों अपने अपने लेवल पर सेटकॉम में एंट्री करने के लिए तैयार हैं। स्टारलिंक के साथ करार कर लिए हैं। अब आने वाले वक्त में कब तक सर्विसेज शुरू होती हैं, क्योंकि डीओटी बड़े तेजी से इसके लिए टर्म्स तैयार कर रही है कि एक तो पहला मसला है कि किस तरह से स्पेक्ट्रम का, जो सेटकॉम का स्पेक्ट्रम है, उसका एलोकेशन कैसे होगा जी, प्राइसिंग कैसी होगी, क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर यह दिया जाएगा। एक जो बात सामने आ रही है कि 500 रुपये अर्बन जो सब्सक्राइबर हैं उनको देना पड़ेगा और उनसे कंपनियों के तौर पर सालाना दिया जाएगा 500 रुपये, रूरल एरियाज़ में फ्री रहेगा। ओवरऑल आपको एजीआर का जो है उसमें 4% की बात आ रही है कि जो आपको स्पेक्ट्रम पे मान लीजिए फीस सरकार नहीं ले रही नीलामी का, लेकिन वो सालाना आपका जो रेवेन्यू होगा उस रेवेन्यू पर 4% का एजीआर या स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज सरकार इन कंपनियों से वसूलेगी जी। तो ऐसे पूरे माहौल में जब सेटकॉम को लेके तेजी से कदम बढ़ रहे हैं और माना यह जा रहा है कि इस साल के आखिर तक सेटकॉम भारत में हकीकत बन सकता है, वहां पे देखना यह होगा कि आखिर में इसकी प्राइसिंग को लेके क्या चीजें निकल कर आती हैं। क्या प्राइसिंग ऐसी रहती है जहां पे कि आम लोग इसको अफोर्ड कर पाएं या नहीं। जी, अब प्रवीण सर, अब मैं बिगर पिक्चर पर आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए, तमाम तरह की लड़ाइयां चली सर कि आप इसको नहीं लाना चाहिए, एलोकेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्टारलिंक को लेकर भी कहा जा रहा है सर कि ये आएंगे तो प्राइसिंग इनकी बहुत ज़्यादा है। अब आप देख रहे हैं कि अब अमेजन की भी एंट्री हो रही है, तो क्या इनकी प्राइसिंग को मात देता हुआ दिखेगा कुइपर या नहीं? ये आपका सबसे अहम सवाल है। मैं देखिए ये समझता हूँ कि एक तो जो इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव है सेटकॉम का जी, वो ये है कि दूर दराज के जगहों पर आम लोगों को आपको मोबाइल सर्विसेज और तेज स्पीड वाला इंटरनेट मुहैया कराना जी। भारत में रूरल एरियाज में या जो ऐसे हिली एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ पे रहने वाले आदिवासी इलाकों में, जंगल के इलाकों में रहने वाले लोगों की क्या इतनी कमाई है कि वो एक महंगा प्लान अफोर्ड कर पाएँ। तीसरी चीज़, अगर आप 2007-8 के आसपास से लेके 2014-15 तक देखें या 16 तक देखें तो भारत के टेलीकॉम सेक्टर में एक प्राइस वॉर दिखाई देती है हमको, कंपनियों के प्राइसिंग को लेके, टैरिफ को लेके। वो वॉर 20-21 के आसपास सैचुरेटेड होती हुई नजर आई, जहां पे कि कंपनियों ने प्राइस वॉर बंद कर दिया जी, क्योंकि उनको समझ में आया कि अगर आपको इस धंधे में टिका रहना है तो आपको एक अच्छा खासा आरपू चाहिए। अलग अलग जो ब्रोकरेज हाउस हैं वो ये कहते हैं कि 300 रुपए का आपका आरपू होना चाहिए, तब आपका इस बिजनेस में टिके रहना वायबल हो पाएगा जी। अब आप इसको देख लीजिए, जियो का जो है एयरटेल का माफ कीजिए आरपू 245 रुपए पर पहुंच गया है। जियो का 200 के आसपास है, जियो का 206-7 रुपए के आसपास आरपू है।
इनके लिए 300 रुपए के आरपू पे पहुंचने का मकसद है और इसीलिए इसी साल की दूसरी छमाही में फिर से प्राइस बढ़ाए जाने की रिपोर्ट है, बढ़ाने की बात है। लेकिन जब सेटकॉम आएगा तो क्या सेटकॉम में, चूंकि अभी तक भारत में विदेशी कंपनियां हैं, नहीं केवल वोडाफोन आइडिया का करार है आइडिया के साथ, वोडाफोन पीएलसी का यूके की, जब अमेजॉन या स्टारलिंक या और एक दो विदेशी कंपनियां आएंगी और इंडियन कंपनी आएगी, क्या सेटकॉम के स्पेस में एक प्राइस वॉर स्टार्ट होगा जी, क्योंकि आपको स्पेक्ट्रम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ओके। तो दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है नहीं आपका, तो क्या सेटकॉम के जरिए एक प्राइस वॉर अगला टेलीकॉम सेक्टर में आने वाला है, ये एक बड़ा सवाल होगा। और क्या इसके जरिए ग्राहकों को, मान लीजिए अभी 300 रुपए का है, सेटकॉम में आपको 200 या 250 रुपए का इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज अगर मिलती हैं, तो क्या इस तरह की चीजें मुमकिन हो पाएंगी, ये देखने वाली बड़ी बात जरूर है। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ना टेलीकॉम सेक्टर में एक सबसे बड़ी अड़चन है पूरे मोबाइल इंडस्ट्री के सामने, जो जितने भी तीनों चारों टेलीकॉम ऑपरेटर हैं। जी, गेम चेंजर है। तभी तो सर देखिए ना, जो भारत की जितनी भी जो टेलीकॉम ऑपरेटिंग कंपनियां हैं, अब वो पार्टनरशिप करते हुए दिख रही थी स्टारलिंक के साथ, जैसे कि पहले मैंने सुना था सर कि जियो। यही वजह है कि देश की, जो आप कम से कम वोडाफोन आइडिया को उठा लीजिए और एयरटेल को उठा लीजिए, इनके ऊपर अभी भी सरकार के भारी भरकम बकाया है। एजीआर ड्यूज हैं, पेनल्टीज हैं, आपका इंटरेस्ट आउटगो है। वोडाफोन आइडिया ने आज ही जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक वोडाफोन आइडिया सुप्रीम कोर्ट गई है। सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन आइडिया ने पिटीशन डाली है। अर्जेंट पिटीशन के तहत उसने 19 तारीख को सुनवाई की मांग की है और ये कहा है कि जो वोडाफोन आइडिया पे 30,000 रुपए का जो एजीआर बकाया के पेनल्टी और इंटरेस्ट हैं, उसको भी माफ करने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट दे। वजह यह है कि वोडाफोन आइडिया ने यह कहा है कि चूंकि सरकार का स्टेक है वोडाफोन आइडिया में, वो पार्टनर है, 49% का स्टेक है, और सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग उसको ये रिलीफ देने से सरकार को रोक रही है। ऐसे में आप अपना डायरेक्टिव दीजिए कि 30,000 करोड़ रुपए का वेवर मिले। अगर ऐसा होता है तो वोडाफोन आइडिया को बड़ा फायदा होगा। 30,000 करोड़ का एक, सर क्या ये सरकारी कंपनी नहीं बन जाएगी फिर, अगर 30,000 करोड़ का वेवर होगा? वो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, वो तो फिर सरकार क्यों, वो माफ हो जाएगा। ओके। दूसरी चीज, एयरटेल के ही जो एमडी सीईओ हैं वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम इस बात का एक्सप्लोर कर रहे हैं इस बात को कि क्या हमारे ऊपर जो 40,000 करोड़ का एजीआर बकाया है उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है सरकार द्वारा या नहीं, उसमें किस तरह से चीजें होंगी, क्या फायदा क्या नुकसान होगा। एयरटेल उस चीज को लेके अपना गुड़ा भाग लगा रही है। कुल मिला के मेरा ये कहना है कि इस सेक्टर पर इतना एजीआर का या सरकारी जो बकाये का या बैंकों के कर्ज और ब्याज का बोझ है कि उस सेक्टर को जब सेटकॉम जैसे बिना आपका, अगर जिसमें स्पेक्ट्रम की नीलामी है, तो वहां बड़ा फायदा हो सकता है। और अगर ये फायदा होता है, एक प्राइस वॉर अगर शुरू होती है, तो वो ग्राहकों को भी फायदा दिला सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ये दोनों की इस साल की दूसरी सार्वजनिक मुलाकात थी। इससे पहले जनवरी में अंबानी ने अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया था। सर, इस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं आप और इसके क्या मायने हैं? नहीं, देखिए, ये मुलाकात बेहद अहम है। इस लिहाज से अहम है कि इसी साल जनवरी से अब तक मुकेश अंबानी दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं। एक बार जब उनका इनॉग्रेशन होना था, शपथ ग्रहण थी, उससे ठीक पहले, और एक बार अभी कल मिले हैं दोहा में, जब कतर में। मुकेश अंबानी क्या या रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या अमेरिका में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखती है, क्या करना चाहती है, क्या उसको लेके कुछ प्लानिंग चल रही है? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि वेनेजुएला में अब तक रिलायंस एक लाइसेंस के जरिए वहां से हैवी क्रूड खरीद के उसको रिफाइन करके और फिर अमेरिकी मार्केट्स में और दूसरी जगह बेच रही थी। जब डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगा दिया उन सभी देशों पे जो वेनेजुएला से देश खरीद रहे हैं उनके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, तब रिलायंस ने 20 लाख बैरल पर डे जो है वो वहां से ऑयल खरीद रही थी। तब रिलायंस ने अपना जो कट किया वेनेजुएला से ऑयल खरीदना। अब सवाल इस बात का उठ रहा है, क्या अमेरिका में रिफाइनरी लगाने का
मुकेश अंबानी का प्लान है? वेनेजुएला से क्रूड को लेके क्या लाइसेंस लेने या उसमें रियायत देने का प्लान हो सकता है? क्या जिस तरह का टैरिफ रिजीम डोनाल्ड ट्रंप क्रिएट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, उसमें कुछ रियायतों को मांग मुकेश अंबानी कर सकते हैं? या क्या अमेरिका के रिसेशन में जाने की जिस तरह की संभावना या आशंकाएं जताई जा रही हैं, वहां पे क्या मुकेश अंबानी का लगाया गया पैसा अमेरिका को रिसेशन से बचाने में मददगार हो सकता है? वजह इसकी ये भी है कि रिलायंस में अमेरिका की कंपनियों का लंबा चौड़ा पैसा लगा है। कुछ साल पहले 2020 के आसपास की बात है, मेटा ने जो फेसबुक चलाती है उसने लगभग 10% स्टेक जियो प्लेटफॉर्म में खरीदा था, लगभग $7.5 बिलियन में जी। और उसके उसी के आसपास गूगल ने भी 7% के आसपास स्टेक खरीदा था। सर मेरे पास डेटा है, गूगल मेटा ने जियो प्लेटफॉर्म्स में खरीदा था हिस्सेदारी, जो मैंने आप बता दिया। 2020 में मेटा ने $5.7 अरब में 9.9% हिस्सेदारी खरीदी थी। जियो प्लेटफॉर्म्स में मेटा सबसे बड़ी माइनॉरिटी शेयर धारक है। 2020 में गूगल ने $4.5 अरब में 7.73% हिस्सेदारी खरीदी थी। आप कुछ बता रहे थे सर? तो बिल्कुल इन कंपनियों का लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट है। इससे पहले, बहुत पहले की अगर हम बात करें तो शेल गैस कंपनियों में अमेरिका में, उसमें वहाँ पे शेल गैस एसेट्स मुकेश अंबानी ने खरीदे थे। हालांकि बाद में उस बिजनेस में उनको बहुत फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने वो सारे धंधों से एग्जिट कर लिया था। अब क्या अमेरिका में लंबा चौड़ा पैसा इन्वेस्ट करने का इरादा रख रहे हैं मुकेश अंबानी? क्योंकि आप याद कीजिए या समझने की कोशिश कीजिए, अभी 3 दिन के दौरे पे वेस्ट एशिया के पे डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हैं। लाखों करोड़ों का डिफेंस वाला बिल्कुल पहले उनका जो है वो ठिकाना रहा आपका सऊदी अरबिया, जहां पे $600 अरब के उन्होंने इन्वेस्टमेंट की डील्स हासिल की जी। उसके बाद वो सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं अल शरा, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई और फिर वो दोहा में कतर पहुंचे, वहां पे इन कारोबारियों से मिले जिसमें मुकेश अंबानी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने चुनौती इस बात की है कि किसी भी तरह से उनको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भी बनाना, और जो बार बार आशंका जताई जा रही है, दुनिया कह रही है कि आप अमेरिकी इकोनॉमी को ले डूबेंगे, उसको बचाने की चुनौती वो हाथ में लेके घूम रहे हैं। और उसी क्रम में वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करे। इसीलिए संभवतः वो पर्सनली या निजी तौर पर जाकर, चाहे सऊदी अरब हो चाहे कतर हो, ऐसे देशों में जाके वहां से एक तरह से सर ये इन्वेस्टर मीट है, रोड शो टाइप का। बिल्कुल, और खुद उसमें राष्ट्रपति शामिल हैं जो चाहते हैं कि पूरी दुनिया अमेरिका में वापस पैसा लगाए जी। अब कामयाब कितने होंगे ये कदम, ये देखने वाली बात होगी। और इसी क्रम में ये है कि जब आप दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो क्या आप अपने टैरिफ को भी पीछे वाले लेवल पर लेके जाएंगे, ये देखने वाली बात है। सर कामयाब होने के चांसेस कितने, ये तो बेहतर आप ही बताइएगा या आगे समय में पता चलेगा। लेकिन जिम रॉजर्स साहब को मैं कल सुन रहा था, वो कह रहे थे कि देखिए 90 to 95% पैसा मैंने कैश में होल्ड करके रखा है हुआ है, लेकिन ट्रंप साहब की जो नीति है कि आज कुछ बोलते हैं कल कुछ पलट जाते हैं, मुझे पर्सनली, जिम रोजर्स बड़े इन्वेस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, इन्वेस्टर्स को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि लंबी अवधि में कहाँ पैसा लगाया जाए। तो जिस तरह से उन्होंने खुद ही अनसर्टेनिटीज़ पैदा की हैं तो उनकी इकॉनमी के लिए तो बुरा है ही, लेकिन तमाम भर के जो दुनिया के ग्लोबल इकॉनमी है उसके लिए भी चिंता का विषय है। लेकिन प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला और तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।